नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मुगलों के अधीन जागीरदारी प्रथा एक विशिष्ट संस्था के रूप में विकसित हुई, जिसकी नींव क बाबर ने डाली, ख हुमायूं ने डाली, ग अकबर ने डाली, घ जहांगीर ने डाली। सही उत्तर है इसका ग अकबर ने डाली। अगला प्रश्न, जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए जो महत्वपूर्ण अभिकरण था उसे क्या कहा जाता था? क दीवान खाना, ख सावानी निगार, ग अलमरहोपद, घ मुतासी खाना। सही उत्तर है इसका ख सावानी निगार। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए जो महत्वपूर्ण अभिकरण था उसे सावानी निगार कहा जाता था। अगला प्रश्न, मुगल काल में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर प्राप्त थी, वे निम्न में से कौन सी थी? क मसरूद जागीर, ख वतन जागीर, ग अल्तमगा जागीर, घ ख और ग दोनों। सही उत्तर है इसका घ ख और ग दोनों। वतन जागीर और अल्तमगा जागीर कहा जाता था। अगला प्रश्न, अल्तमगा जागीर देने की शुरुआत किसने की थी? क अकबर, ख जहांगीर, ग शाहजहां, घ औरंगजेब। सही उत्तर ख जहांगीर। जहांगीर ने अल्तमगा जागीर देने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के किस वर्ष में हमें पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता है? क 11वें वर्ष, ख 13वें वर्ष, ग 15वें वर्ष, घ 16वें वर्ष। सही विकल्प क 11वें वर्ष। 11वें वर्ष में अकबर के शासनकाल में हमें पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मनसबदारी व्यवस्था में जात से क्या तात्पर्य है? क सैनिक की जाति, ख सैनिक का वर्ग, घ व्यक्ति के वेतन तथा पदस्थिति, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ग व्यक्ति के वेतन तथा पदस्थिति से जात से तात्पर्य है। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में सवार पद से क्या तात्पर्य था? क घुड़सवार दस्ते की संख्या, ख सैनिक की एक टुकड़ी, घ सुल्तान के अंगरक्षक, घ वरिष्ठ मनसबदार। सही उत्तर है इसका क घुड़सवार दस्ते की संख्या। सवार पद से घुड़सवार दस्ते की संख्या का पता चलता था। अगला प्रश्न, अबुल फजल के अनुसार अकबर के किस शासकीय वर्ष में दाग का प्रचलन हुआ तथा शाही अधिकारियों के पद श्रेणी निश्चित किए गए? क 15वें वर्ष, ख 16वें वर्ष, घ 17वें वर्ष, घ 18वें वर्ष। सही उत्तर है इसका घ 18वें वर्ष में दाग का प्रचलन हुआ तथा शाही अधिकारियों के पद श्रेणी निश्चित किए गए। अगला प्रश्न, अपनी जीत के बाद बाबर ने भूतपूर्व अफगान सरदारों को पुनः स्थापित कर उन्हें जीते गए क्षेत्र का लगभग 1/3 से ज्यादा हिस्सा आवंटित किया। इन्हें किस नाम से जाना गया? क वतनदार, ख जमींदार, घ जागीरदार, घ वजहदार। सही उत्तर इसका घ वजहदार। इन्हें वजहदार के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, मुगल काल में हासिल शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? क वास्तविक राजस्व वसूली के लिए, ख भूमि की पैमाइश के आधार पर बंजर भूमि का नामकरण, घ राजस्व अधिकारियों के वेतन हेतु, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका क वास्तविक राजस्व वसूली के लिए हासिल शब्द का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, राजस्व अधिकारी पेबाकी नामक शब्द का प्रयोग करते थे, इसका क्या तात्पर्य था? क करमुक्त अनुदान, ख धार्मिक कार्यों हेतु सुरक्षित भूमि, घ राजस्व बकाये की वसूली, घ यह शब्द उन इलाकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जिन्हें मनसबदारों के आवंटन के लिए सुरक्षित रखा जाता था, घ यह शब्द उन इलाकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जिन्हें मनसबदारों के आवंटन के लिए सुरक्षित रखा जाता था। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में 20वें वर्ष से प्रत्येक प्रांत में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? क अमीन, ख दीवान, ग फौतेदार, घ कारकुन। सही उत्तर है इसका क अमीन। अकबर के शासनकाल के 20वें वर्ष में प्रत्येक प्रांत में अमीन अधिकारी की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न, वेतन के रूप में दी गई जागीर को निम्न में से क्या कहा जाता था? क जागीर ए तनख्वाह, ख मसरूद जागीर, ग इनाम जागीर, घ वतन जागीर। सही उत्तर है इसका क जागीर ए तनख्वाह वेतन के रूप में दी गई जागीर को कहा जाता था। अगला प्रश्न, जमींदारों और स्वायत्त
शासकों को जब उनके अपने क्षेत्र जागीर के रूप में दिए जाते थे तो उनको क्या कहा जाता था? क वतन जागीर, ख इनाम जागीर, ग मसरूत जागीर, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क वतन जागीर। जमींदारों और स्वायत्त शासकों को जब उनके अपने क्षेत्र जागीर के रूप में दिए जाते थे तो उनको वतन जागीर कहा जाता था। अगला प्रश्न, आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया गया किंतु व्यवहार में कितने मनसब प्रदान किए जाते थे? क 23, ख 29, घ 26, घ 33। सही उत्तर है घ 33। आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख हुआ किंतु वास्तविकता में 33 मनसब प्रदान किए जाते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके काल में सवार पद में संशोधन हुआ तथा 2 स्पा सिंगस्पा की व्यवस्था की गई? क अकबर, ख शाहजहां, ग जहांगीर, घ औरंगजेब। सही उत्तर है इसका ग जहांगीर। जहांगीर के काल में सवार पद में संशोधन हुआ तथा 2 स्पा सिंगस्पा की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर महीना जागीरों की व्यवस्था शुरू की? क जहांगीर, ख औरंगजेब, ग शाहजहां, घ बहादुर शाह। सही उत्तर है ग शाहजहां। शाहजहां ने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर महीना जागीरों की व्यवस्था शुरू की। अगला प्रश्न, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप की सेना के अफगान गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? क अमीन खां, ख हाकिम खां, ग सरबुलंद खां, घ तेजा खान। सही उत्तर है ख हाकिम खां। हाकिम खां मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप की सेना के अफगान गुट का नेतृत्व कर रहा था। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में हिंदू मनसबदारों की कुल संख्या 24% थी। औरंगजेब के काल में बढ़कर यह कितनी हो गई? क 28%, ख 29%, घ 32%, घ 33%। सही उत्तर है घ 33%। शाहजहां के काल में हिंदू मनसबदारों की कुल संख्या 24% हो गई थी। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रसिद्ध चित्तौड़ में जारी किए गए फतेहनामा में धार्मिक शब्दावलियों और प्रतीकों का जमकर उपयोग किया है। क 1568, ख 1572, घ 1576, घ 1578। सही उत्तर है ख 1568। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुसार 1595 ईस्वी में अकबर ने पुनः जजिया कर लगा दिया था पर यह कार्यान्वित नहीं हो सका? क शाह वलीउल्लाह, ख अबुल फजल, ग बदायून, घ सराइफ ए उस्मानी। सही उत्तर है ग बदायूनी। बदायूनी के अनुसार 1595 में अकबर ने पुनः जजिया कर लगा दिया पर वह कार्यान्वित नहीं हो सका। अगला प्रश्न, निम्न किसने अकबर के बारे में लिखा है कि यद्यपि बादशाह भूमि पर ईश्वर की प्रतीक्षा है, जिले इलाही होते हैं, उसमें अकबर में ईश्वरीय प्रकाश का उद्भव हुआ है। ऐसी दशा में उसे ईश्वर की प्रतीक्षाएं कैसे माना जा सकता है? का अबुल फजल, ख शेख मुबारक, ग फैजी, घ बदायूनी। सही उत्तर है ग फैजी। फैजी ने ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास जहांगीर 3 बार गया तथा उसके साथ हिंदू दर्शन पर विचार विमर्श किया था? क जगन्नाथ दास, ख मान सिंह सूरी, ग जदरूप गोसाई, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ग जदरूप गोसाई के पास जहांगीर 3 बार गया था तथा उसके साथ हिंदू दर्शन पर विचार विमर्श किया था। अगला प्रश्न, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस धार्मिक नेता को 3 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रखा? क शेख अहमद सरहिंदी, ख मुजद्दिद अली अफसानी, ग गुरु अर्जुन देव, घ का और ख दोनों। सही उत्तर है घ का और ख दोनों। शेख अहमद सरहिंदी और मुजद्दिद अली अफसानी को ग्वालियर के किले में जहांगीर ने बंद रखा। अगला प्रश्न, अकबर ने दरबार में सिजदा या झुककर सलाम करने की प्रथा चलाई थी। किसने इस प्रथा को समाप्त कर दिया? क जहांगीर, ख शाहजहां, ग औरंगजेब, घ बहादुर शाह। सही उत्तर है इसका
ख शाहजहाँ, शाहजहाँ ने अकबर के दरबार में जो झुककर सजदा या सलाम करने की प्रथा चलाई थी, इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस मुगल शासक ने सिजदा के स्थान पर चार तस्लीम की प्रथा शुरू की? ख अकबर, ख जहांगीर, ग हुमायूं, घ शाहजहाँ। सही उत्तर है घ शाहजहाँ। शाहजहाँ ने सिजदा के स्थान पर चार तस्लीम की प्रथा की शुरुआत की। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अनुसार दारा लघु अकबर सिद्ध होता? क अहतर अली, ख रिमत, ग लैनपुल, घ जदुनाथ सरकार। सही उत्तर है ग लैनपुल। लैनपुल के अनुसार दारा लघु अकबर सिद्ध होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार औरंगजेब को धार्मिक कट्टरवाद और पक्षपात के लिए दोषी ठहराते हैं? क जदुनाथ सरकार, ख एस.आर. शर्मा, घ एल श्रीवास्तव, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर है इसका घ उपयुक्त सभी। ये सभी इतिहासकार औरंगजेब को धार्मिक कट्टरवाद और पक्षपात के लिए दोषी ठहराते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन औरंगजेब के सभी कार्यों को राजनीतिक प्रकृति का मानकर न्यायोचित ठहराते हैं? क शिबली नोमानी, ख जहीरुद्दीन फारूकी, ग इश्तियाक हुसैन कुरैशी, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर इसका घ उपयुक्त सभी। औरंगजेब के सभी कार्यों को राजनीतिक और प्रकृति का मानकर न्यायोचित ठहराते हैं। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासन के किस वर्ष में झरोखा दर्शन की प्रथा समाप्त कर दी गई? क 11वें वर्ष, ख 12वें वर्ष, ग 14वें वर्ष, घ 16वें वर्ष। सही उत्तर है इसका क 11वें वर्ष में औरंगजेब के शासनकाल में झरोखा दर्शन की प्रथा समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने कब एक फरमान जारी कर आदेश दिया कि उड़ीसा में पिछले 10-12 वर्षों के भीतर ईंट या मिट्टी के बने सभी मंदिरों को अविलंब तोड़ दिया जाए? क 1659, ख 1665, घ 1679, घ 1670। सही उत्तर है इसका घ 1670 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर आदेश दिया कि उड़ीसा में जो पिछले 10-12 वर्षों में के भीतर ईंट या मीट के बने सभी मंदिर उनको अविलंब तोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न, वह उस शुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क शेख अलाउद्दीन शिमनानी, ख बाकी बिल्लाह, ग अल-गज्जाली, घ शेख अहमद सरहिंदी। सही उत्तर है क शेख अलाउद्दीन शिमनानी ने वह उस शुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, औरंगजेब निम्न में से किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? ख कादिरी, ख सत्तारी, ग नक्शबंदी, घ सुहरावर्दी। सही उत्तर है ग नक्शबंदी। औरंगजेब नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अगला प्रश्न, मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें हिंदू और मुस्लिम सूफी मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसकी रचना किसने की थी? ख मोहम्मद गौस, ख मुल्ला दाऊद, घ दारा सिखो, घ मियाँ मीर। सही उत्तर है इसका घ दारा सिखो। दारा सिखो ने तुलनात्मक वर्णन किया मजमा उल बहरैन में। अगला प्रश्न, दारा सिखो की देखरेख में निम्नलिखित में से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया? क भगवत गीता, ख योग वशिष्ठ, घ अभिज्ञान शाकुंतलम, घ क और ख दोनों। सही उत्तर घ क और ख दोनों। भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी भाषा में दारा सिखो की देखरेख में हुआ। अगला प्रश्न, रोशनिया परंपरा के संस्थापक कौन थे? क बायजीद अंसारी, ख अबुर रहमान, घ शेख इब्राहिम फरीद, घ शाह अब्दुल लतीफ। सही उत्तर है ख बायजीद अंसारी रोशनिया परंपरा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अबुल फजल के अनुसार अकबर के कितने सूबे थे? क 12 सूबे, ख 13 सूबे, घ 15 सूबे, घ 18 सूबे। सही उत्तर है क 12 सूबे। अबुल फजल के अनुसार अकबर के 12 सूबे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके काल में
परगना किसने और सरकार के बीच एक इकाई का निर्माण किया जिसे चकला कहते थे? क अकबर, ख जहांगीर, ग शाहजहाँ, घ औरंगजेब। सही उत्तर है इसका ग शाहजहाँ। शाहजहाँ ने काल में परगना और सरकार के बीच एक इकाई का निर्माण किया जिसे चकला कहते थे। अगला प्रश्न, मुगल कालीन शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता था? क दीवान, ख सूबेदार, ग फौजदार, घ अमल गुजार। सही उत्तर इसका ग फौजदार। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकारी प्रमुख फौजदार होता था। अगला प्रश्न, परगना के महत्वपूर्ण अधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? क सिकदार, ख अमील या अमीन, ग कानूनगो, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर इसका घ उपयुक्त सभी। सिकदार, अमील या अमीन और कानूनगो ये सभी परगना के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अगला प्रश्न, बंगाल में मुगलों के अधीन एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना हुई, इसका संचालन निम्न में से किसके हाथों में होता था? क मीर आतिश, ख मीर कचहरी, घ मीर समा, घ मीर बहरी। सही उत्तर है इसका घ मीर बहरी। मीर बहरी के द्वारा नौसैनिक अड्डे की स्थापना हुई थी, उसका संचालन होता था। अगला प्रश्न, मुगल काल में सोरा कहाँ से प्राप्त होता था? क अजमेर, ख अलवर, घ पटना, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर है इसका घ उपयुक्त सभी जगह से मुगल काल में सोरा प्राप्त होता था। अगला प्रश्न, मुगल राज्य की आय का सर्व प्रमुख स्रोत क्या था? क व्यापार कर, ख भूमि कर अथवा किराय, घ जजिया, घ जकात। सही उत्तर है भूमि कर अथवा खिराज। ख मुगल राज्य की आय का सर्व प्रमुख स्रोत था। अगला प्रश्न, मुगल काल में पटना के बने सूती कपड़े को क्या कहा जाता था? क खासा, ख अमरटीज, घ झोना, घ चौतर। सही विकल्प ख अमरटीज। मुगल काल में पटना के बने सूती कपड़ों को अमरटीज कहा जाता था। अगला प्रश्न, खालसा भूमि के अंतर्गत पूरे मुगल साम्राज्य का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा आता था? क 15%, ख 20%, घ 60%, घ 30%। सही उत्तर है ख 20%। मुगल का साम्राज्य का 20% भाग खालसा भूमि के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने शासन के किस वर्ष में आईने दहशाला की पद्धति शुरू की? क 24वें वर्ष, ख 30वें वर्ष, घ 26वें वर्ष, घ 32वें वर्ष। सही उत्तर क 24वें वर्ष। अगला प्रश्न, मुगल काल में भूमि को नापने के पश्चात निश्चित नकदी दरों के हिसाब से कर निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? क आईने दहशाला, ख जब्ती, घ बटाई, घ कानकूद। सही उत्तर है ख जब्ती। मुगल काल में भूमि नापने के पश्चात निश्चित नकदी दरों के हिसाब से जो कर निर्धारण की प्रक्रिया है वो जब्ती कहलाती थी। अगला प्रश्न, मुगल राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन मुख्य आधार है? क अकबरनामा, ख मुंतखाब उत-तवारीख, घ आईन अकबरी, घ विदेशी यात्रियों के विवरण। सही उत्तर है ग आईन अकबरी। मुगल राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए मुख्य आधार आईन अकबरी है। अगला प्रश्न, सरकार के मुख्य राजस्व अधिकारियों को क्या कहा जाता था? क दीवान, ख अमल गुजार, घ वजीर, घ कारकुन। सही उत्तर है क दीवान। सरकार के मुख्य राजस्व अधिकारी को दीवान कहा जाता था। अगला प्रश्न, परगना के भू राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? क वजीर, ख दीवान, घ मीर सामा, घ आमिल या अमल गुजार। सही उत्तर घ आमिल या अमल गुजार परगना के भू राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता था। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।